हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात। ये आपका प्रिय चैनल फिजिक्स जज्बा है। आज हम लोग इस चैनल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसमें कुछ टर्म भी आएगा। एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा हम लोग को जानना होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर से बहुत ही सहूलियत ईजी हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना। फ्यूचर में भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वो सब टर्म को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बस ये समझिए कि कोई भी एरिया के परपेंडिकुलर, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है। सपोज ये कोई एरिया है, इसके परपेंडिकुलर कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, 90 डिग्री से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो जितना फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी उसका मेजरमेंट होता है कि किसी भी एरिया को 90 डिग्री से, उसके प्लेन से 90 डिग्री बनाकर जो फील्ड क्रॉस कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो एक तो सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जितना फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। दूसरा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फ्लक्स के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट से फाइंड होता है, इसको फाई से डिनोट करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये एरिया वेक्टर। अभी जस्ट हम लोग एरिया वेक्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे आपका फ्लक्स आ जाएगा। इसको जब कंप्लीट ब्रेक करेंगे तो फाई का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा कहते हैं। अब हम लोग एरिया वेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट व्हेन इट एडेड टू डायरेक्शन इट बिकम्स वेक्टर। एरिया को जनरली आप जान रहे हैं कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब उसमें डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया जाएगा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिल करके ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डिटेल एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे, तब हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। सपोज ये कोई प्लेन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है। एरिया मैग्नीट्यूड तो ए ही हो जाएगा, जो ये है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए एन कैप लगा देंगे, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, हमेशा आउटवर्ड होता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जैसे क्या होता है कि जैसे एक आप प्लेन सरफेस ले लिए, सपोज ये हमारा हाथ एक प्लेन है, तो इसमें परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हम लोग अब खुद से किसी एक को पॉजिटिव एरिया वेक्टर चूज कर लेंगे। सपोज मान लीजिए ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव ले लिए, तो इस तरह से हमारा इधर वाला एरिया वेक्टर जो है ना वो ए हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन हमेशा एरो इस तरह से देंगे। ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई यही इस टाइप का सरफेस है, ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर अगर मान है आपको, सपोज मैग्नीट्यूड ए है, एरिया वेक्टर दिखाना है तो इस तरफ भी दिखा सकते हैं। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड ए के इक्वल हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सपोज मान लीजिए कि ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इसके लिए अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखेंगे तो उसका डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगा। इसके लिए अगर एरिया वेक्टर देखना है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। इसके लिए एरिया वेक्टर देखना है तो ऊपर हो जाएगा,
और इसके लिए एरिया वेक्टर देखना है तो ये रहा, डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हर तरफ, अब जैसे इधर वाला सरफेस होगा जो आपके सामने में है, उसके लिए एरिया वेक्टर हम ही लोग के तरफ हो जाएगा, हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक है, अगर अंदर के सरफेस को देखें तो उसके लिए एरिया वेक्टर अंदर के तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनर सरफेस के लिए तो इस तरह से हम लोग सारे एरिया वेक्टर को दिखा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक स्फेयर है, इस पे ये स्फेयर है, इस पे एरिया वेक्टर को दिखाना है। तो ये छोटा सा एरिया सपोज मान लीजिए ds है, ये हमारा एरिया वेक्टर ds है, और ये पास कर रहा है कहाँ से, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये ds एरिया वेक्टर हो गया, जो का आप एरिया वेक्टर को da से भी दिखा सकते हैं, ds से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ds हो गया जो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो इस तरह से हमारा एरिया वेक्टर कहीं भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस जगह एरिया वेक्टर दिखाना होता है तो इस जगह एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा ds हो गया जो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो एरिया वेक्टर स्फेयर के केस में सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, छोटा एरिया स्मॉल एरिया ds से दिखाते हैं, ds का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, पीछे उसको प्रोड्यूस करेंगे, वो सेंटर से होकर पास करेगा। तो इस तरह से हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो अब हम लोग एरिया वेक्टर जब समझ लिए तो अब इसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी जब जस्ट आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कोई भी सरफेस से 90 डिग्री बनाकर उसके परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, उस अमाउंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर एरिया से होकर जो पास करता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसलिए परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हम लोग लेंगे, उसको हम लोग एक वेक्टर ट्रीट करेंगे जिसको एरिया वेक्टर कहेंगे। तो और इसी एरिया वेक्टर के थ्रू ही हम लोग हर चीज़ को समझेंगे, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको क्रॉस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या कंपोनेंट हो जाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट हो जाएगा जो हो गया ई कॉस थीटा। आप इस वेक्टर ई को, जो इंटेंसिटी इसको क्रॉस कर रहा है, उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, एक कंपोनेंट इधर होगा ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए 90 डिग्री से, एक ई कॉस थीटा एक ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा तो उस प्लेन को 90 डिग्री से कट करेगा। दैट मीन्स कि ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देगा। ई कॉस थीटा जो कि 90 डिग्री से क्रॉस कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होगा, बट ई साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो उसके पैरेलल गुजर जा रहा है। तो आप फील्ड वही लेंगे जो 90 डिग्री से उसको क्रॉस करे, उसी को लिया जाता है। तो इस तरह से अगर इस एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई कॉस थीटा ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ, ठीक है, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा एक तरह से आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। पर यूनिट एरिया से जो फील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस करता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और अगर किसी ए एरिया से फाइंड करना है तो ई कॉस थीटा को ए से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ रहा है ई ए कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो फाइनली यही फ्लक्स को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस कर सकता है। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम देख रहे हैं ई कॉस थीटा के इक्वल होगा। दैट मीन्स इस पूरे एरिया से होकर टोटल फ्लक्स ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड ए हो जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, जिसको हम लोग ई डॉट ए भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके स्पेशल केस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब है जैसे ये एरिया है,
ठीक है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, उस हिसाब से फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ जो फ्लक्स होगा वो ई ए हो जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है। मतलब कि आप जिधर पॉजिटिव एरिया वेक्टर ट्रीट ले रहे हैं उसके डायरेक्शन में अगर फील्ड भी जा रहा है, दैट मीन्स कि उस एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा उस एरिया वेक्टर से होकर, या उस एरिया से होकर, इनडायरेक्टली कहें तो उस एरिया से होकर फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से ये एक तरह से ये फाई मैक्स भी है। उसी तरह से अगर हम केस 2 में चलें, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री, सपोज मान लीजिए कि ये एरिया है और हम पॉजिटिव एरिया वेक्टर इस तरफ ले रहे हैं। वो तो हम शुरू से बताए कि अगर कोई प्लेन है तो पॉजिटिव एरिया आप खुद ट्रीट करते हैं, आपको किधर पॉजिटिव एरिया लेना है, इधर या इधर। तो हम अभी पॉजिटिव एरिया इस डायरेक्शन को लिए हैं, लेकिन फील्ड इसके अपोजिट आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रहा है, दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री है। तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप जान रहे हैं -1 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा। एक तरह से ये जो हमारा फ्लक्स आ गया ये मिनिमम फ्लक्स आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री के केस में मिनिमम फ्लक्स होता है, 0 डिग्री के केस में मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो इस तरह से फाई मिनिमम का वैल्यू माइनस ई ए के इक्वल होगा, यानी मिनिमम वैल्यू होगा माइनस ई ए और मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस ई ए। उसके बाद केस 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। केस 3 की तरफ बढ़ेंगे, अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है, सपोज मान लीजिए कि ये एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया है, तो ये एरिया वेक्टर ले लिए, पॉजिटिव एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन को ले लिए, तो और इससे होकर इस तरह से फील्ड गुजर रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस प्लेन से पैरेलल गुजर रहा है, 100% टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल क्रॉस कर रहा है। तो ये थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो उस हिसाब से फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आप देख लिए 180 पे होगा, मैक्सिमम 0 डिग्री पे होगा, और ये 90 डिग्री पे दोनों के बीच में, दैट मीन्स कि 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग हर केस का फ्लक्स को देखें। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक क्यूब शेप का बॉडी है जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। सपोज एक क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में, इस तरह से ये क्यूब है किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। तो इससे फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे होगा। इस तरह से एरिया वेक्टर हर तरफ है। इसका एरिया उस तरफ, इसको हम A1 कह देते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, और ये सामने वाला फेस का इधर होगा और अंदर वाले फेस का अंदर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अब हम लोग हर सरफेस से होकर फ्लक्स के बारे में थिंक करेंगे। ये भी ये क्यूब है, तो ये एक क्यूब है, तो सारा एरिया, तो हर सरफेस का एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होने के चलते हर तरफ, इसके लिए इधर होगा, इसके लिए ऊपर होगा, इसके लिए नीचे होगा, आउटवर्ड होने के चलते डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो इसलिए सभी से होकर फ्लक्स का भी वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे इसके लिए अगर विचार करें तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो इस सरफेस में फ्लक्स जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा, जो कि प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, और इस केस में एरिया वेक्टर चूँकि इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे थीटा हमारा 180 डिग्री है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम फ्लक्स होगा और वो माइनस ई ए के इक्वल होगा। ये मिनिमम फ्लक्स हो गया हमारा माइनस ई ए के बराबर। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है, तो ये सब केस में हमारा फ्लक्स ई ए कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि जो 4 सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक नीचे वाला, इन चारों से होकर फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को
बगल से बस बगल से पास हो जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, बस पास हो जा रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन उस एरिया वेक्टर के साथ वहाँ पे 0 होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अगर किसी स्मॉल एरिया से फ्लक्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज ये कोई बॉडी है, किसी भी शेप का बॉडी है, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग को पूरे होल बॉडी से फ्लक्स फाइंड करना है तो उसका क्या तरीका होगा। इसमें क्या है कि एरिया एक जैसा नहीं है, एक समान एरिया नहीं है, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम नहीं होगा। इस सब केस में हम लोग एक स्मॉल एरिया लेते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ये हमारा ds इस डायरेक्शन में हो गया, ds1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एंगल है। यहाँ पे देखते हैं एरिया वेक्टर, ये हो गया हमारा ds2, ठीक है, ये एंगल हो गया। यहाँ पे हो गया एरिया वेक्टर इस तरफ, ये एंगल हो गया। तो हर जगह जो ये एंगल है वो वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट एंगल वेरी कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया लेंगे, थ्रू स्मॉल एरिया लेंगे डी फाई, जो कि ई डॉट डी एस के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू ई डॉट डी एस के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है। यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया से पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ई डॉट डी एस लेंगे। इसके बाद चूँकि ये स्मॉल फ्लक्स है और पूरे बॉडी से फ्लक्स निकालना है, तो इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देते हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इधर डी फाई का इंटीग्रेशन, इधर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, तो फाइनली डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, और यहाँ पे ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो पूरे बॉडी से होकर फ्लक्स आ जाएगा। ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। यानी कि कभी भी जहाँ पे लगातार वेरी करे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या फील्ड इंटेंसिटी वेरी करे, वहाँ पे यही तरीका है। सबसे पहले स्मॉल एरिया से होकर फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लास्ट में फार्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली कहीं क्लोज सरफेस हो, कहीं पे क्लोज बॉडी से होकर फ्लक्स फाइंड करना हो, जनरली आगे चल के देखेंगे कि हम लोग को क्लोज बॉडी के लिए ही फ्लक्स निकालना होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने में कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन में एक ई डॉट डी एस तो हम लोग लिखते ही हैं, तो ये ओपन सरफेस के लिए है, तो बस इसमें एक सर्कल लगा देंगे। ये सर्कल इंडिकेट करता है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक क्लोज सरफेस के लिए। दैट मीन्स कि ये जो फ्लक्स फाई होगा वो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। इस तरह से हमारा दो फार्मूला निकल के सामने आया। पहला फार्मूला था फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, ये सिंपल फार्मूला है, बहुत इजीली इसी को तोड़ेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इस दोनों मेथड से हम लोग आसानी से फ्लक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दो फार्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, ई डॉट ए एंड ई डॉट डी एस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है गॉस। गॉस भी फ्लक्स के बारे में एक आसान रूल दिए, लेकिन उनके लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है गॉस। अब हम लोग गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ भी फ्लक्स के ही बारे में था। अभी जस्ट आप देखिए कि फ्लक्स अगर किसी क्लोज सरफेस से निकालना है तो ई डॉट डी एस को इंटीग्रेशन कर देंगे, और क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फिर उस पूरे क्लोज एरिया मतलब क्लोज सरफेस के एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन दैट इज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए गॉस, वो काफ़ी आसान रूल दिए उसके लिए। उनका कहना था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्लोज होना चाहिए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ
चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। वो जो है 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी के। तो ये ध्यान रखेंगे, ये गॉस का कहना था कि कोई भी क्लोज बॉडी हो है, कैसा भी क्लोज बॉडी है, किसी भी शेप का है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, किसी भी शेप का होना चाहिए लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो उनका कहना था कि अगर किसी क्लोज बॉडी से फ्लक्स फाइंड करना है तो वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर होगा। मतलब हमको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। सपोज मान लीजिए कि इस क्लोज बॉडी के अंदर 3 चार्ज है, माइनस प्लस Q1 माइनस Q2, या एक और ले लेते हैं प्लस Q3, 3 चार्ज है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका अलजेब्रिक सम होगा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे फ्लक्स देखा जाए तो ये चार्ज इनक्लोज्ड, अगर इससे होकर चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है तो चार्ज का अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 सीधे साइन के साथ ऐड करते चले जाना है। तो इस तरह से जो होता है वो Q इनक्लोज आ जाएगा। अब अगर इसके पूरे एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज बॉडी फाइंड करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू गॉस ये होता है 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। तो 1/ε0 पहले लिख लेंगे और चार्ज इनक्लोज में Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 ये लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। बस काफ़ी सिंपल रूल है। इसका हम लोग प्रूफ के बारे में भी देखेंगे। अगले वीडियो में हम सॉलिड एंगल्स के बारे में जानेंगे, सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, और उसी के थ्रू इस थ्योरी को, गॉस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी सिंपल सा रूल है। आप पहले देखें कि इंटीग्रेशन करना पड़ता था, काफ़ी बड़ा होता था ये प्रोसेस, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन गॉस के अकॉर्डिंग सीधे किसी क्लोज बॉडी, बस क्लोज होना चाहिए, कंडीशन है कि किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है। तो क्लोज सरफेस के लिए बस क्लोज सरफेस के इनसाइड देखेंगे टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज को बस 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसी में अगर सपोज एक स्पेशल केस है कि मान लीजिए कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 2 चार्ज है, एक प्लस Q है दूसरा माइनस Q है, तो इसके एरिया से होकर नेट कितना फ्लक्स होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ओवरऑल देखिए होता क्या है कि फ्लक्स का, गॉस का थ्योरम 1/ε0 इनटू Q इनक्लोज। तो अभी के हिसाब से Q इनक्लोज हम देख रहे हैं, Q इनक्लोज हो जाएगा प्लस Q माइनस Q, दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा। यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो फ्लक्स 0 आ जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर कोई क्लोज बॉडी है, उसके अंदर 2 चार्ज है, एक प्लस Q एक माइनस Q, तो उसके पूरे एरिया से होकर एवरेज फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। Q 0 होगा, इसका रीजन भी हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर कभी भी आउटवर्ड होता है। ये हमारा एरिया वेक्टर है, सपोज A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से ये सब एरिया वेक्टर है। और जो इससे फील्ड बाहर निकलेगा, प्लस से फील्ड हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि बाहर आता है, और नेगेटिव से फील्ड अंदर जाता है, इस तरह से। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स होगा ओवरऑल प्लस Q के लिए फील्ड बाहर जा रहा है, एरिया भी बाहर है, तो एक एवरेज देखा जाए तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, बट एरिया वेक्टर तो वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो जितना पॉजिटिव में फ्लक्स होगा उतना नेगेटिव में फ्लक्स होगा, ओवरऑल नेट फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर इनक्लोज्ड चार्ज 0 हो रहा है तो उस सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, उस एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी वैल्यू 0 ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ये याद रखेंगे गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। इस नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रूफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कुछ, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये है, ये सारा डिस्टेंस यहाँ पे d है, या और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये एक हेमिस्फीयर है,
इसके सेंटर पे क्यू चार्ज है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे भी, यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है कि इसके एरिया से होकर फ्लक्स कितना होगा। तो आप जानते हैं कि गॉस लॉ सिर्फ वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए। तो सबसे ये तो क्लोज है नहीं, ये तो ये हेमीस्फेयर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक स्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। सिमेट्री से ये एक क्लोज सरफेस फॉर्म हो गया। अब इससे होकर फ्लक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं इससे होकर फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर होगा। लेकिन जब आपको इसके हाफ एरिया से ही फाइंड करना है तो फ्लक्स 5/2 हो जाएगा, बस उसका आधा हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू हेमीस्फेयर पोर्शन हेमीस्फेरिकल पोर्शन 5/2 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस हम लोग जान रहे हैं कि अगर क्लोज सरफेस है तो उससे होकर फ्लक्स Q/ε0 होगा। अभी 5/2 हो जाएगा तो Q/2ε0, जस्ट आधा हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। सबसे पहले आप सिमेट्री से उसको क्लोज करेंगे और इस तरह से क्लोज करेंगे कि ये सेंटर पे है। सेंटर पे होने से क्या होगा कि जितना फ्लक्स वो अपर हाफ से पास कर रहा होगा उतना लोअर हाफ से पास करेगा। तो आप सिमेट्री से कह सकते हैं कि हेमीस्फेरिकल पोर्शन से लोअर हाफ से जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स का हाफ होगा, दैट इज 5/2 होगा, Q/2ε0 के इक्वल होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये सारा यहाँ पे ये सारा साइड D है और यहाँ पे हम एक सिमेट्री से एक क्लोज सरफेस मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक क्लोज सरफेस मान लेंगे सच दैट कि ये सेंटर पे आ जाए, ये जो हमारा Q है वो सेंटर पे आ जाए। तो अब क्या फ्लक्स होगा, हम लोग को फ्लक्स के बारे में जानना है, ठीक है। क्या फ्लक्स होगा, ये सेंटर पे आ गया, Q/2 है, ये C है, ये Q है, सेंटर पे Q रखा हुआ है, क्या फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे 6 सरफेस से घिरा हुआ है। सिमेट्री से हम क्या किए कि ये चारों, तो ये तो स्क्वायर था तो चारों साइड D था और इसके यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे था। तो हम लोग सिमेट्री से क्या किए, हर साइड को D लेते हुए एक क्यूब इमेजिन कर लिए। तो क्यूब में टोटल 6 सरफेस होता है और इस तरह से बनाए कि क्यूब के सेंटर पे ये क्यू लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से पूरे से होकर फ्लक्स क्या होगा, पूरे से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू गॉस हम जानते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू होगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक सरफेस से होकर फ्लक्स पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर एक सरफेस से होकर फ्लक्स पूछा जा रहा है तो चूंकि ये चार्ज सेंटर पे है तो इससे निकलने वाले फील्ड का फ्लक्स सिमेट्रिकली 6 सरफेस से होकर पास हो रहा होगा, यानी 6 सरफेस से इक्वली पास हो रहा होगा। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक सरफेस से फ्लक्स चाहिए तो वो 5/6 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस अगर चाहिए, ईच सरफेस टोटल 6 सरफेस से घिरा हुआ है, सिमेट्रिकली घिरा हुआ है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 5/6 होगा। दैट मीन्स कि Q/6ε0 के इक्वल होगा। अब 5 जान रहे हैं, Q/ε0 बस 5/6 कर देना, Q/6। इस तरह से आज हम लोग यहीं तक इसको ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रूफ के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसी के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।